हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर साइकोलॉजी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, बिहेवियरल असेसमेंट। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें टाइम टू टाइम और हमें मोटिवेशन मिल सके कि हम आपके लिए और ऐसे वीडियोस बना सकें। ये टॉपिक मैं इग्नू के मास्टर्स इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर के सिलेबस से पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट का नाम है पर्सनैलिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट, सब्जेक्ट कोड MPC 003। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लॉक 4 का यूनिट 3, जिसका चैप्टर का नाम है बिहेवियरल असेसमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर और समझते हैं इसके बारे में। बिहेवियरल असेसमेंट का मतलब होता है इंसान के बिहेवियर को रियल लाइफ सिचुएशंस में ऑब्जर्व और समझना, यानी ऑब्जर्व करना और समझना। आप किसी के बिहेवियर को एसेस कैसे करते हैं? रियल लाइफ सिचुएशंस में ऑब्जर्व करके हम समझने की कोशिश करते हैं। ये होता है बिहेवियरल असेसमेंट। इस अप्रोच में हम ये देखते हैं कि कोई इंसान क्या करता है, कब करता है और क्यों करता है कोई भी काम। इसके लिए केस स्टडी, इंटरव्यू, डेली बिहेवियर ऑब्जर्वेशन और बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे मेथड यूज किए जाते हैं। इसका मेन गोल होता है बिहेवियर को समझकर उसमें पॉजिटिव चेंज लाना। अब जो है बिहेवियरल असेसमेंट को सिंपल शब्दों में समझें तो ये बिहेवियर को मेजर और एनालाइज करने का प्रोसेस है। बिहेवियर को, जिससे पता चले कि बिहेवियर क्यों होता है और कैसे मेंटेन रहता है। ये सिर्फ पर्सनैलिटी के लेबल देने पर फोकस नहीं करता, यानी पर्सनैलिटी को एक लेबल दे दिया, ऐसा इस चीज पे फोकस नहीं करता, बल्कि ये देखता है कि इंसान क्या सोचता है, क्या फील करता है और उसका बॉडी रिस्पॉन्स क्या होता है। ये पूरा प्रोसेस जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच फॉलो करता है, जहां असेसमेंट का यूज जो है करके सही इंटरवेंशन प्लान किया जाता है। जब बिहेवियर का असेसमेंट हो जाता है तो कौन सा इंटरवेंशन उस पर लगना चाहिए, इंप्लीमेंट होना चाहिए, इसकी प्लानिंग होती है। इस अप्रोच में सबसे ज़्यादा फोकस बिहेवियरल चेंज पर होता है, यानी बिहेवियर का असेसमेंट हम इसीलिए करते हैं ताकि हम बिहेवियर को चेंज कर सकें, ऐसे अनवांटेड बिहेवियर को हम पॉजिटिव बिहेवियर में चेंज कर सकें। तो बिहेवियर को समझने के लिए उसके रीजंस यानी कॉजेस को एनालाइज किया जाता है, क्यों ये बिहेवियर हो रहा है। और बिहेवियर के 3 पार्ट्स देखे जाते हैं। क्या क्या? बिहेवियर खुद, तो पहले बिहेवियर को देखा जाता है, थॉट्स को देखा जाता है और बॉडी के रिएक्शंस को देखा जाता है। हर इंसान अलग होता है, इसलिए बिहेवियरल असेसमेंट इंडिविजुअल फोकस्ड होता है, यानी एक इंसान पे ही फोकस करके किया जाता है और एक से ज़्यादा मेथड्स का यूज करता है ताकि बिहेवियर को अच्छे से समझा जा सके। बिहेवियरल असेसमेंट का थ्योरेटिकल मॉडल ये मानता है कि बिहेवियर पास्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है। ये हम लोग पीछे चैप्टर्स में भी कई बार पढ़ चुके हैं कि बिहेवियर जो होता है वो हमारी पीछे सीखी हुई जो एक्सपीरियंसेस होती हैं, लर्निंग होती है, और इन्वायरमेंट से हम किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं उसका रिजल्ट होता है बिहेवियर। इसलिए असेसमेंट में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन कौन? इंसान, सेटिंग, किस तरीके की सेटिंग है वहां पे, और पर्सन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। बिहेवियर को समझने के लिए हम ये भी देखते हैं कि बिहेवियर से पहले क्या हुआ, जिसको बोलते हैं एंटीसीडेंट्स, और बिहेवियर के बाद क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं उसको। बिहेवियर के पहले क्या हुआ, एंटीसीडेंट्स, और बिहेवियर के बाद क्या हुआ, यानी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए उसके। यही फैक्टर्स बताते हैं कि कोई बिहेवियर क्यों होता है और क्यों बार बार रिपीट होता है। ठीक है, ये तो बिहेवियर के बारे में आपको आइडिया लग गया कि बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर असेसमेंट क्या होता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब जब धीरे धीरे हम लोग और को बारीकी में पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। बिहेवियरल जो असेसमेंट जो होता है, असेसमेंट यानी जांच करने का तरीका, जांच ही कह लीजिए। तो बिहेवियरल असेसमेंट के मेथड्स, कैसे असेस करेंगे बिहेवियर को, तो उसके मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा होती हैं। सबसे पहले बिहेवियरल असेसमेंट का फोकस सीधा बिहेवियर पर होता है। इसमें इंसान के दिखाई देने वाले यानी ओवर्ट, जो हमें दिख जाते हैं बिहेवियर्स, उसको बोलते हैं ओवर्ट बिहेवियर, और अंदर के बिहेवियर जो हमें दिखते नहीं है वो कवर्ट बिहेवियर होते हैं। तो इसमें इंसान के दिखाई देने वाले यानी ओवर्ट और अंदर के यानी कवर्ट बिहेवियर्स को ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व किया जाता है, और ये ऑब्जर्वेशन स्पेसिफिक सिचुएशन
टाइम और सेटिंग में होता है, ऐसे रैंडमली नहीं होता। बिहेवियरल असेसमेंट में बिहेवियर को न्यूमेरिकली मेजर किया जाता है, नंबर्स दिए जाते हैं ताकि टाइम के साथ और अलग अलग लोगों के बिहेवियर का कंपैरिजन किया जा सके। तो इस प्रोसेस को ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए ट्रेंड और इम्पार्शियल ऑब्जर्वर्स यूज किए जाते हैं। जो ऑब्जर्वर्स होते हैं, जो आपको ऑब्जर्व करते हैं, उस बिहेवियर या उस इंसान को ऑब्जर्व करते हैं, वो लोग ट्रेंड होते हैं और इम्पार्शियल ऑब्जर्वर होते हैं। कोई पार्शियलिटी, कोई बायसनेस नहीं होती। जो बिहेवियर को सिस्टमेटिकली क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। साथ ही असेसमेंट के लिए साइंटिफिकली वैलिडेटेड टूल्स का यूज होता है इसमें, जिससे मेजरमेंट रिलायबल रहे। ये भी माना जाता है कि हर असेसमेंट में थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, इसलिए बिहेवियरल असेसमेंट में स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करके एरर्स को कम करने की कोशिश की जाती है। तो बिहेवियर को हमेशा इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस के साथ समझा जाता है। मतलब ये देखा जाता है कि सिचुएशन और सराउंडिंग्स बिहेवियर को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं बिहेवियर के कॉन्सेप्ट को जो हम समझने, सिचुएशन और सराउंडिंग्स। तो बिहेवियरल असेसमेंट कभी भी सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड नहीं करता। तो इसमें मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे हम जिसका बिहेवियर असेसमेंट कर रहे हैं उसका इंटरव्यू लेते हैं, चेकलिस्ट्स बनाते हैं, रेटिंग स्केल्स होते हैं, सेल्फ रिपोर्ट्स होती हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का यूज होता है। ये सब अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका मेन गोल किसी इंसान को लेबल करना नहीं होता, बल्कि असेसमेंट के बेसिस पर इफेक्टिव इंटरवेंशन प्लान बनाना होता है। असेसमेंट जो होता है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, लगातार चलता रहता है, जो बेस लाइन से स्टार्ट होता है और इंटरवेंशन के दौरान चलता रहता है और फॉलोअप तक कंटिन्यू करता है। तो बेस लाइन से स्टार्ट हुआ, उसके बाद इंटरवेंशन आया, उसमें भी चलता रहता है, फिर इंटरवेंशन के बाद फॉलोअप करके देखा जाता है कि क्या क्या चेंजेस आए, ताकि ये देखा जा सके कि इंटरवेंशन का इफेक्ट हो रहा है या नहीं। सारे डिसीजंस एक्चुअल डेटा के बेसिस पर लिए जाते हैं, ना कि एजम्पशंस पर। तो एजम्पशन से क्या होता है, गलत कंक्लूजन निकलेगा, इसलिए डेटा हमेशा इसमें फैक्चुअल होता है, एक्चुअल होता है। बिहेवियरल असेसमेंट का फोकस क्या होता है, ग्रुप्स के कंपैरिजन पर नहीं होता है। तो इसमें बहुत सारे लोग नहीं होते, क्योंकि बिहेवियर हर इंसान का अलग अलग होता है। तो इसीलिए जो ये बिहेवियरल असेसमेंट होता है, इंडिविजुअल बिहेवियर पैटर्न्स पर होता है। एक इंडिविजुअल का, एक इंसान का कैसा बिहेवियर का पैटर्न है, तो इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझा जाता है और बिहेवियर को कल्चरल और सिचुएशनल दोनों कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट किया जाता है, क्योंकि कल्चरल और सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें बदल जाती हैं। तो आखिर में बिहेवियरल असेसमेंट का अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड होता है। हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, जिसका एम होता है बिहेवियर के कॉजेस को, कारण को आइडेंटिफाई करना और पॉजिटिव, एडेप्टिव और फंक्शनल बिहेवियर को डेवलप करना। अब आता है फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट, FBA। फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट का मतलब होता है बिहेवियर के पीछे का रीजन ढूंढना। सिंपल शब्दों में फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट ये पूछता है कि ये बिहेवियर हो क्यों रहा है। ठीक है, जैसे अगर कोई स्टूडेंट क्लास में बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट सिर्फ ये नहीं बोलेगा कि ये बैड बिहेवियर है, ये तो दिख रहा है तो बोल दिया बैड बिहेवियर। फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट देखेगा क्या इस स्टूडेंट को अटेंशन चाहिए, क्या किसी चीज से बचना चाहता है, या कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है, ये बिहेवियर क्यों हो रहा है, बेसिकली वो ये देखेगा। फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट में ये देखते हैं। इसके बाद बिहेवियर को डिफरेंट सिचुएशंस में ऑब्जर्व किया जाता है। फैमिली के साथ, टीचर्स या रिलेटेड लोगों से बात की जाती है और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक्चुअल रीजन आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर उस रीजन के हिसाब से सोल्यूशन या इंटरवेंशन प्लान किया जाता है। इसलिए फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट सिर्फ बिहेवियर को जज नहीं करता, बल्कि बिहेवियर के फंक्शन जो होते हैं उनको समझकर उसे चेंज करने का तरीका बताता है। बिहेवियर के फंक्शन को समझकर उसे चेंज करने का तरीका बताता है, ये होता है फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट। बिहेवियरल असेसमेंट में रिलायबिलिटी क्या होती है, तो इसमें रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि ऑब्जर्वेशन कितनी कंसिस्टेंट और डिपेंडेबल है। अगर ऑब्जर्वेशन जो है कंसिस्टेंट नहीं हुआ,
लगातार नहीं हुआ और डिपेंडेबल अगर नहीं है तो सारी बातें बिगड़ जाएंगी। और इन्हीं दोनों चीज़ों से उसकी रिलायबिलिटी देखी जाती है बिहेवियरल असेसमेंट। तो अगर दो अलग ऑब्जर्वर्स सेम बिहेवियर को एक ही टाइम पर देखकर सेम रिजल्ट निकालते हैं तो उसे इंटर रेटर रिलायबिलिटी कहते हैं। फिर से समझिए, दो अलग अलग ऑब्जर्वर्स हैं, सेम बिहेवियर को एक ही टाइम पर देख रहे हैं और सेम रिजल्ट्स निकालते हैं वो लोग, तो उसे क्या कहते हैं? इंटर रेटर रिलायबिलिटी। और अगर एक ही ऑब्जर्वर अलग अलग टाइम पर बिहेवियर को देखकर सेम ऑब्जर्वेशन करे, यानी कि अलग अलग टाइम पे वो बिहेवियर को देख रहा है लेकिन सेम ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो उसे इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी कहते हैं। दो ऑब्जर्वर जब कर रहे हैं और एक ही रिजल्ट निकल रहा है तो इंटर रेटर, और एक ही ऑब्जर्वर अगर अलग अलग टाइम पे देख रहा है सेम ऑब्जर्वेशन तो इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी कहते हैं। ये हो गया रिलायबिलिटी कि ऑब्जर्वेशन कितना कंसिस्टेंट और डिपेंडेबल है। अब आती है बात वैलिडिटी की। वैलिडिटी का मतलब होता है असेसमेंट से मिलने वाली इंफॉर्मेशन कितनी मीनिंगफुल और यूजफुल है, यानी क्या ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट्स दूसरे मेथड्स जैसे टीचर रेटिंग्स या परफॉर्मेंस स्कोर से इनसे मैच कर रहे हैं कि नहीं। जब अलग अलग मेथड से मिलने वाली इंफॉर्मेशन सेम बात बताए, मेथड्स अलग अलग हैं लेकिन रिजल्ट सेम आ रहा है, तो उसे कन्वर्जेंट वैलिडिटी कहते हैं। कन्वर्ज मतलब होता है एक ही तरफ को जाना, सेंटर की तरफ, एक ही तरफ को चीजें जब जाती हैं कन्वर्जेंट हो गया। तो अलग अलग मेथड्स हैं, वहां से इंफॉर्मेशन आ रही है और वो सेम बात बता रही है, तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी हो गया। और जब असेसमेंट के बेसिस पर जो इंटरवेंशन प्लान बनाया गया हो वो एक्चुअली बिहेवियर चेंज में काम आए तो उसे ट्रीटमेंट वैलिडिटी कहा जाता है। यानी जो इंटरवेंशन प्लान बनाया गया बाद में वो एक्चुअली बिहेवियर चेंज करने में काम आया तो उसको ट्रीटमेंट वैलिडिटी कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। बिहेवियरल असेसमेंट का यूज स्क्रीनिंग में, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने, बिहेवियर को एनालाइज करने और सही इंटरवेंशन प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। असेसमेंट जो है सिर्फ ट्रीटमेंट शुरू होने तक लिमिटेड नहीं होता इसमें, बल्कि इंटरवेंशन के बाद भी कंटिन्यू करता है ताकि ये पता चल सके कि ट्रीटमेंट इफेक्टिव रहा या नहीं। पोस्ट असेसमेंट में ये देखा जाता है, पोस्ट असेसमेंट यानी असेसमेंट के बाद ये देखा जाता है कि ट्रीटमेंट प्लान के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट हुआ या नहीं, बिहेवियर में जो चेंजेस आए वो प्रॉपरली मॉनिटर और रिकॉर्ड किए गए या नहीं, और क्या ये चेंजेस एक्चुअल इंटरवेंशन की वजह से हुए हैं या फिर कोई और रीज़न है। तो ये सब पोस्ट असेसमेंट में देखा जाता है। साथ ही ये भी एवेल्युएट किया जाता है कि ट्रीटमेंट का कॉस्ट बेनिफिट के कंपैरिजन में जस्टिफाइड है या नहीं। ट्रीटमेंट का कॉस्ट जो है और जो उसका बेनिफिट है ट्रीटमेंट का, वो जो कंपैरिजन अगर निकालेंगे तो वो जस्टिफाइड है कि नहीं। और आखिर में डिसीजन लिया जाता है कि ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करना है या अचीव्ड बिहेवियर चेंज को मेंटेन करना है। अगर उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है तो ट्रीटमेंट को मॉडिफाई किया जाता है, अगर बिहेवियर अचीव हो रहा जैसा चाहिए था तो उसको मेंटेन किया जाता है। तो ये चीज़ें देखी जाती है और डिसीजन लिया जाता है। बिहेवियरल असेसमेंट के अलग अलग टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? डायरेक्ट असेसमेंट। डायरेक्ट असेसमेंट में बिहेवियर को नेचुरल सिचुएशंस में उसी वक्त ऑब्जर्व और रिकॉर्ड किया जाता है। यानी आपको किसी का बिहेवियर स्टडी करना है तो जब वो नेचुरल, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, आपको उसका बिहेवियर असेसमेंट करना है, तो जब वो दोस्तों के साथ खेल रहा है, स्कूल में क्लास ले रहा है, नेचुरल सिचुएशन में है, उसी वक्त ऑब्जर्व और रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। एनालॉग असेसमेंट तब होता है जब बिहेवियर रियल लाइफ में ईजिली नहीं दिखता। अब बहुत से बिहेवियर रियल लाइफ में नहीं दिखते हैं। जब आप लोगों के बीच में होते हो तब बहुत सी चीज़ें आप शो नहीं करते हो, कुछ चीज़ें आप अकेले में या कुछ खास लोगों के साथ होते हो तभी वो दिखता है। तो एनालॉग असेसमेंट बोलते हैं उसको, तब यूज़ होता है ये जब बिहेवियर रियल लाइफ में ईजिली नहीं दिखता, इसलिए उससे सिमुलेटेड या कंट्रोल्ड सिचुएशन में मेजर किया जाता है। जैसे कि रोल प्ले दे दिया गया, जहाँ पे आपको एक रोल प्ले करना है कंट्रोल्ड सिचुएशन में, आप किसी का रोल दे दिया गया, आपको उसका रोल प्ले करना है, तो बहुत सी चीज़ें आपको असेसमेंट करने का मौका मिल जाएगा। ये हो गया डायरेक्ट असेसमेंट। इनडायरेक्ट असेसमेंट में बिहेवियर को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जाता, बल्कि
इंटरव्यूज, क्वेश्चनेयर्स, रेटिंग स्केल्स या पास्ट रिकॉर्ड्स के थ्रू समझा जाता है। यानी ये सब करके, इंटरव्यूज, क्वेश्चनेयर करके डेटा जो आता है उसके बेसिस पर असेसमेंट किया जाता है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इसमें नहीं होता। तो इसमें इडियोग्राफिक असेसमेंट होता है। इडियोग्राफिक असेसमेंट का फोकस क्या होता है? एक इंडिविजुअल के यूनिक बिहेवियर पैटर्न्स पर इसका फोकस होता है। एक इंडिविजुअल के यूनिक बिहेवियर पैटर्न्स, कौन से उसके बिहेवियर पैटर्न्स जो यूनिक हैं, बार बार देखने को मिलते हैं। अक्सर किसी स्पेसिफिक डिसऑर्डर, जैसे कि मान लीजिए किसी को ADHD है, तो इनके कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें देखी जाती हैं, यूज होती हैं। फिर आता है कॉन्टेक्चुअल असेसमेंट इनडायरेक्ट में। कॉन्टेक्चुअल असेसमेंट में बिहेवियर को समझने के लिए इन्वायरमेंट और सिचुएशन दोनों के रोल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कॉन्टेक्चुअल असेसमेंट का मतलब ही हो गया किसी एक कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है तो सिचुएशन और इन्वायरमेंट वहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये हो गया कॉन्टेक्चुअल असेसमेंट, जहाँ बिहेवियर को समझने के लिए इन्वायरमेंट और सिचुएशन के रोल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बिहेवियरल असेसमेंट का मेन टूल जो क्या होता है, फंक्शनल एनालिसिस होता है। क्या होता है इसमें? बिहेवियर के कॉजेज और जो चीज़ें उसे कंटिन्यू रखती हैं उनको समझा जाता है। इसमें बिहेवियर के क्या क्या कॉजेज हैं और किस वजह से वो बिहेवियर कंटिन्यू हो रहा है उनको समझा जाता है। बिहेवियर को समझने के लिए ट्रिपल रिस्पॉन्स मोड यूज होता है। ट्रिपल रिस्पॉन्स मोड क्या होता है? मोटर, कॉग्निटिव और फिजियोलॉजिकल। मोटर यानी कि कोई भी इंसान क्या करता है, कॉग्निटिव यानी क्या, कॉग्निटिव यानी माइंड से रिलेटेड हो गया, ब्रेन से, तो क्या सोचता है और फील करता है। और फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी के उसके रिएक्शंस क्या होते हैं। आपने कोई हरकत की, वो मोटर हो गया, क्या सोच के किया और आपको कैसा फील हो रहा है, वो कॉग्निटिव हो गया, और आपका बॉडी का रिएक्शन क्या था, वो हो गया फिजियोलॉजिकल। तो बिहेवियर को मल्टी कॉजल माना जाता है, मतलब ये फिजियोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स के इंटरेक्शन से होता है। जैसे डिप्रेशन में इंसान क्या करता है, लोनली फील करता है, कॉन्सेंट्रेशन उसकी वीक हो जाती है, तो ये कॉग्निटिव इफेक्ट हो गया। अब डिप्रेशन में नींद भी नहीं आती, स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, ये फिजियोलॉजिकल हो गया। और सोशल इंटरेक्शन और एक्टिविटी कम हो जाती है, यानी आप लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं, बाहर निकलना कम कर देते हैं, तो ये मोटर हो गया। तो ये हो गया कॉग्निटिव, फिजियोलॉजिकल और मोटर। क्योंकि बिहेवियर मल्टीपल लेवल्स पर होता है, इसलिए सिर्फ ऑब्जर्वेशन काफ़ी नहीं होता। हमने देखा मोटर, फिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव, अलग अलग लेवल पर चीज़ें हो रही हैं, तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन काफ़ी नहीं होता उसको समझने के लिए, इसलिए मल्टीपल असेसमेंट मेथड्स यूज़ करना ज़रूरी होता है। बिहेवियरल असेसमेंट बिहेवियर चेंज का बेस होता है, जिसमें ट्रीटमेंट, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशंस शामिल होती हैं। अब बढ़ते हैं आगे। बिहेवियरल असेसमेंट बिहेवियर चेंज के जो होता है वो बेस होता है, ये हम बात कर चुके हैं। अगर बिहेवियर को चेंज करना है तो बिहेवियरल असेसमेंट ज़रूरी है। वही एक बेस होता है जिसके बेसिस पर हम बिहेवियर को समझते हैं और फिर उसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि बिहेवियर क्यों हो रहा है, यही होता है असेसमेंट। फिर उसके रीज़न के हिसाब से ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन प्लान किया जाता है। उसके बाद इवैल्यूएशन होती है, जिससे पता चले कि इंटरवेंशन से एक्चुअल बिहेवियर चेंज आया या नहीं। इस पूरे प्रोसेस को हम सिंपल शब्दों में कहते हैं असेसमेंट, इंटरवेंशन और इवैल्यूएशन। यानी पहले असेसमेंट होता है, फिर इंटरवेंशन होता है, फिर इवैल्यूएशन होता है। आज जो है बिहेवियरल असेसमेंट ज़्यादातर क्लिनिकल सेटिंग्स में यूज होती है, लेकिन फ्यूचर में इसे एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी लेवल पर भी यूज करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही बेटर मेजरमेंट टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप करने की भी नीड है। जितने अच्छे मेजरमेंट टूल्स होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, तो इनकी भी नीड है। बिहेवियरल असेसमेंट एक स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉलो करता है। ये रैंडम नहीं होता है, इसमें बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यूज होता है। ये बिल्कुल रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है थोड़ा। आगे चलकर इसके लिए स्टैंडर्ड गाइडलाइंस भी डेवलप हो सकती हैं। साथ ही बिहेवियरल असेसमेंट सिर्फ डिसऑर्डर्स तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि नॉर्मल बिहेवियर, एडेप्टिव फंक्शनिंग और सक्सेसफुल लिविंग को प्रमोट करने के लिए भी यूज होना चाहिए।
तभी हम कह सकते हैं कि बिहेवियरल असेसमेंट का कंप्लीट यूज हो रहा है, फुल्ली यूज हो रहा है और इसका समाज पर, लोगों पर बेहतर इफेक्ट हो रहा है। अब आता है केस स्टडी। केस स्टडी एक मेथड है जो कि नॉन एक्सपेरिमेंटल और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड है। सबसे पहले ये नॉन एक्सपेरिमेंटल यानी एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है कोई इसमें, और डिस्क्रिप्टिव है जिसमें किसी एक सोशल यूनिट यानी किसी एक इंडिविजुअल को, किसी फैमिली को, ग्रुप को या कम्युनिटी को, किसी को भी उनका डीप और डिटेल में स्टडी किया जाता है। यानी आपको केस स्टडी करना है, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट पे केस स्टडी करना है आपको, तो आप उस स्टूडेंट को पकड़ेंगे एज एन इंडिविजुअल, वो हो गया, या उसकी फैमिली को करना है तो फैमिली हो गया, ग्रुप, आसपास के ग्रुप को करना है तो ग्रुप, किसी भी एक यूनिट को लेके, सोशल यूनिट को, उस पर डीप और डिटेल में स्टडी किया जाता है, उसी को बोलते हैं केस स्टडी मेथड। जब किसी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को लंबे टाइम पीरियड तक स्टडी किया जाता है तो उसे केस स्टडी या केस हिस्ट्री कहते हैं। यानी किसी बच्चे को मान लीजिए आप बचपन से उसका स्टडी कर रहे हैं कि आगे 10 साल में कैसे कैसे इसमें बदलाव आते हैं बिहेवियर में, तो लंबे टाइम तक इसका यूज़ होता है, तो उसकी एक केस हिस्ट्री होती है, 10 साल की या 5 साल की जो भी है, उसको बोलते हैं केस हिस्ट्री और केस स्टडी। किसी एक केस को आप स्टडी कर रहे हो। ये मेथड ज़्यादातर क्लिनिकल और मेडिकल सेटिंग्स में यूज़ होता है, जहाँ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को समझने और ट्रीट करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर ये ज़्यादा यूज़ होता है। केस स्टडीज़ अक्सर ट्रबल्ड या एबनॉर्मल इंडिविजुअल्स पर फोकस करती है, जिनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उन पर ये फोकस करती है, और इसमें मल्टीपल सोर्सेज का यूज़ होता है, जैसे इंटरव्यूज़ यूज़ होते हैं, सेल्फ रिपोर्ट्स, ऑब्जर्वेशंस, लाइफ रिकॉर्ड्स और साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, ताकि प्रॉब्लम जो है उसके कॉजेज समझकर ट्रीटमेंट प्लान बनाया जा सके। तो इस मेथड को सोशल साइंस में फ्रेडरिक ले प्ले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर और विलियम हीली इन्होंने इसे आगे डेवलप किया। पर्सनैलिटी थ्योरीज के डेवलपमेंट में भी केस स्टडीज़ का इंपॉर्टेंट रोल जो है होता है, खासकर सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल रॉजर्स के काम में काफ़ी दिखता है ये। तो ये हो गया केस स्टडी। केस स्टडी जो मेथड है उसका मेन पर्पस होता है किसी इंडिविजुअल, फैमिली या ग्रुप के लाइफ साइकिल को समझना, ये हम बात कर चुके हैं, और ये देखना कि ऐसे अलग अलग फैक्टर्स टाइम के साथ ग्रोथ और चेंज को अफेक्ट करते हैं। केस स्टडी मेथड जो होता है एक लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच होता है, लंबा चलने वाला, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच, जिसमें लोगों को लंबी टाइम तक स्टडी किया जाता है। केस स्टडीज़ सिर्फ इंडिविजुअल्स तक लिमिटेड नहीं होती, आप फैमिलीज़ पर भी केस स्टडी कर सकते हो, कम्युनिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस, इन सब की जाती है, जहाँ फोकस क्या होता है, टिपिकल बिहेवियरल पैटर्न्स पर ध्यान देना होता है। एक सिंगल केस से डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है, यानी कितना डीपली आप किसी की चीज़ के बारे में जान सकते हो, लेकिन जनरलाइजेशंस लिमिटेड होती हैं। आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हो कि सबके साथ हो सकता है, सबके साथ होगा, तो जनरलाइजेशन इसमें लिमिटेड होती है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल की बात हो रही है। हाँ, मल्टीपल केस स्टडीज़ को साथ देखने से कॉमन पैटर्न्स समझ आते हैं। बहुत सारे केस स्टडीज़ देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ कॉमन पैटर्न्स उसमें दिखने लगेंगे। तो इस मेथड का यूज़ नॉर्मल इंडिविजुअल्स को समझने के लिए भी होता है, सिर्फ क्लिनिकल केसेस के लिए नहीं होता। पर्सनैलिटी रिसर्च में केस स्टडी जो है मेथड, उसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये पूरे इंसान को, होल पर्सन, इन्वायरमेंट और मल्टीपल सोर्सेज को साथ में समझने पर जोर देता है। अब जो है केस स्टडी मेथड्स के टाइप्स क्या होते हैं, तो केस स्टडी मेथड्स के टाइप्स दो तरह से समझे जाते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पर इंडिविजुअल केस स्टडी और कम्युनिटी केस स्टडी होती है। इंडिविजुअल केस स्टडी में सिर्फ एक इंसान का जो है इन डेप्थ स्टडी किया जाता है, किसी एक इंसान का, वो हो गया इंडिविजुअल केस स्टडी, जिससे जो है बिहेवियर और पर्सनैलिटी को डिटेल में समझा जा सके। ये हाइपोथेसिस डेवलप करने में यूजफुल होती है, लेकिन जनरलाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं होती। कम्युनिटी केस स्टडी में क्या होता है, फैमिली होती है, ग्रुप होता है, पूरी कम्युनिटी का स्टडी होता है, जिसमें उनके इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सोशल स्ट्रक्चर, वैल्यूज, हेल्थ और एजुकेशन जैसे एस्पेक्ट्स को समझा जाता है। पर्पस के बेसिस पर भी केस स्टडीज दो टाइप्स में होती हैं। कौन कौन से? डेविएंट केस एनालिसिस, उसमें
रिसर्चर पहले से दिखी हुई डिफरेंस से स्टार्ट करता है और फिर पीछे जाकर उसके रीजंस आइडेंटिफाई करता है। डेविएंट केस एनालिसिस में क्या करता है रिसर्चर? पहले से दिखी हुई डिफरेंसेस से स्टार्ट करता है और पीछे जाकर, यानी पहले क्या हो रखा है उसके रीजंस पहले जाके देखता है कि इसके पीछे का क्या रीजंस, उसको आइडेंटिफाई करता है। ये डेविएंट केस एनालिसिस हो गया। आइसोलेटेड क्लिनिकल केस एनालिसिस, इसमें क्या होता है? इसमें फोकस किसी स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वाले इंडिविजुअल पर होता है। ये मेथड साइको एनालिसिस में ज़्यादा यूज होता है, जहां मल्टीपल क्लिनिकल केसेस के थ्रू थ्योरीज डेवलप की जाती है। आइसोलेटेड क्लिनिकल केस एनालिसिस। केस स्टडी मेथड का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि ये किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डीप में और डिटेल में समझने का मौका देता है। पहली चीज़, इससे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस और ये भी समझ आता है कि लोग लाइफ एक्सपीरियंसेस से कैसे कोप करते हैं, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग एक्सपीरियंसेस कैसे उससे बाहर निकलते हैं, ये भी समझा जाता है। ये मेथड खासकर रेयर या अनयूजुअल केसेस को स्टडी करने में बहुत यूजफुल होता है और रिच क्वालिटेटिव डेटा प्रोवाइड करता है। बहुत ही अच्छी मात्रा में क्वालिटेटिव डेटा प्रोवाइड करता है, जो नए आइडियाज़ और इंसाइट्स डेवलप करने में हेल्प करते हैं। लेकिन इस मेथड के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल इसमें नहीं होता, इसलिए कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप क्लियरली स्टैब्लिश करना मुश्किल होता है। एक्सपेरिमेंट वाले जो मेथड्स होते हैं, इसमें हम कॉज और रिलेशनशिप को अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन इसमें हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप अच्छे से समझ नहीं पाते, मुश्किल होती है इसमें। एक ही केस पर बेस्ड होने की वजह से फाइंडिंग्स की जनरलाइजेबिलिटी लिमिटेड होती है, जनरलाइज नहीं कर सकते, सबके लिए वही सेम बात नहीं बोल सकते इसमें। कभी कभी डेटा पास्ट रिकॉर्ड्स या सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है, जिससे एक्यूरेसी क्या होती है, इफेक्ट हो सकती है और इंटरप्रिटेशन में रिसर्चर बायस भी आ सकता है। इन सब के बावजूद केस स्टडी मेथड अभी भी एक वैल्यूएबल रिसर्च टूल है। अक्सर जो है इसे प्रिलिमिनरी रिसर्च स्ट्रेटजी के रूप में यूज किया जाता है, जिससे हाइपोथेसिस जनरेट होती हैं, जिन्हें बाद में ज़्यादा कंट्रोल्ड रिसर्च मेथड से टेस्ट किया जा सकता है। ये हो गए केस स्टडी मेथड के स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस। अब आता है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड, आपने इंटरव्यू दिया होगा कभी ना कभी, तो इंटरव्यू आपको पता है इंटरव्यू मेथड क्या होता है, वो जानते हैं। इंटरव्यू मेथड पर्सनैलिटी असेसमेंट का एक पुराना और वाइडली यूज्ड मेथड है। इसमें इंटरव्यूअर, यानी जो इंटरव्यू ले रहा है, फेस टू फेस बैठकर रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछता है और आंसर्स सुनकर इंसान को, उस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इंटरव्यू के स्ट्रक्चर और स्टाइल उसके पर्पस पर डिपेंड करते हैं। क्या मेरा पर्पस है, उसी पर डिपेंड करता है कि कैसा मैं अपना इंटरव्यू का स्टाइल रखूंगा या फिर स्ट्रक्चर रखूंगा। जैसे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू यानी जॉब इंटरव्यू, तो ये जॉब से रिलेटेड पर्सनैलिटी ट्रेट्स एसेस करता है, या जॉब के लिए क्या क्या ज़रूरी है उस जॉब के लिए, तो उन चीज़ों को ये एसेस करता है। रिसर्च इंटरव्यू क्या करता है, किसी स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम के लिए डेटा कलेक्ट करता है। और क्लिनिकल इंटरव्यू जो होता है वो डायग्नोसिस करने में और सही थेरेपी सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। क्लिनिकल इंटरव्यूज जो होते हैं उनका यूज स्पेसिफिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स मेजर करने के लिए भी किया जाता है। किसी स्पेसिफिक पर्सनैलिटी के ट्रेट को मेजर करने के लिए भी किया जाता है इसको। साइको एनालिसिस में इंटरव्यूज और पर्सनैलिटी के डीप और हिडन एस्पेक्ट्स को समझने के लिए यूज होते हैं, जबकि मॉडर्न साइकोलॉजी में स्पेशलाइज्ड इंटरव्यूज बनाए जाते हैं, जैसे टाइप ए बिहेवियर एसेस करने के लिए, जिसमें इम्पेशेंस और अर्जेंसी जैसे ट्रेट्स देखे जाते हैं। इंटरव्यूज होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्वेश्चंस पहले से डिसाइड होते हैं, यानी अच्छा स्ट्रक्चर पहले से ही वो बना बना स्ट्रक्चर्ड है, एक स्ट्रक्चर में है वो, तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं पहले से डिसाइड होते हैं, एक फिक्स्ड ऑर्डर में पूछे जाते हैं, जहां पहले सिंपल और नॉन थ्रेटनिंग क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉन थ्रेटनिंग यानी डरावने नहीं होते हैं, और बाद में पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं इसमें। इससे रिस्पोंडेंट के साथ रेपो और ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब आप किसी से पर्सनल उसकी बातें पूछेंगे तो धीरे 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 एक ट्रस्ट डेवलप हो ही जाता है और आंसर्स ज़्यादा ऑनेस्ट मिलते हैं अगर रेपो और ट्रस्ट अच्छे से बिल्ड हो जाएगा तो। ये तो हो गया स्ट्रक्चर्ड। अब आता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू।
उसमें क्वेश्चंस जो होते हैं ओपन एंडेड होते हैं, यानी अगर आपने किसी से क्वेश्चन पूछा, उसने कोई आंसर किया, आपने उसी आंसर में से ही कोई क्वेश्चन और पूछ लिया। तो कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं, जहां रिस्पोंडेंट्स को अपने थॉट्स और फीलिंग्स फ्रीली एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। इंटरव्यूअर रिस्पॉन्सेज के हिसाब से क्वेश्चनिंग का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, कभी भी किधर भी आप मोड़ सकते हैं क्वेश्चन की डायरेक्शन को, जिससे क्या होता है इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को डेप्थ में एक्सप्लोर किया जा सकता है। क्योंकि जो इंटरव्यू दे रहा है वो तैयार नहीं होता कि आप उससे क्या पूछ लोगे अगली बार, तो और उसको बहुत ज़्यादा आंसर फ्रेम करने का मौका नहीं मिलता, तो तुरंत तुरंत उसको आंसर करना होता है, जिससे क्या होता है इमोशंस जो होते हैं उसके और एक्सपीरियंसेस को डीप में एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ओवरऑल इंटरव्यू मेथड एक फ्लेक्सिबल और पावरफुल टूल है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज स्टैंडर्डाइजेशन देते हैं, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज रिच और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसलिए दोनों का यूज असेसमेंट के गोल पर डिपेंड करता है, क्या आपका गोल असेसमेंट का और कौन सा मेथड आपको यूज करना है। इंटरव्यू मेथड का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है और लिमिटेशन क्या है? तो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि अगर इंटरव्यूअर स्किल्ड हो, यानी जो इंटरव्यू ले रहा है वो बहुत अच्छा हो, स्किल्ड हो, तो इंटरव्यू से किसी इंसान की पर्सनैलिटी और लाइफ सिचुएशंस के बारे में बहुत सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इससे सेल्फ परसेप्शन, रिलेशनशिप्स, एंग्जाइटी लेवल, फ्यूचर प्लान्स और जॉब सेटिस्फेक्शन, इसके जैसे जो एस्पेक्ट होते हैं उनको एसेस किया जा सकता है, बहुत जानकारी से निकाली जा सकती है। अच्छे से प्लान्ड इंटरव्यू का यूज रिसर्च और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी होता है, क्योंकि ये थॉट्स और फीलिंग्स को डेप्थ में एक्सप्लोर करने का चांस देते हैं। लेकिन इंटरव्यू मेथड की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर सेल्फ रिपोर्ट पर डिपेंड करती है। जो इंसान है वो खुद अपने बारे में बता रहा है, सेल्फ रिपोर्ट, इसलिए रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के इश्यूज आ सकते हैं। कितना रिलायबल है, कितना वैलिड है, ये बताना थोड़ा मुश्किल कभी कभी हो जाता है। डेटा काफ़ी सब्जेक्टिव होता है और कभी कभी इंटरव्यूअर के बायस या पर्सनैलिटी की वजह से रिस्पोंडेंट इंफॉर्मेशन छुपा सकता है या फिर उसको डिस्टॉर्ट भी कर सकता है। स्ट्रक्चर कम होने पर इंटरव्यूज में कंसिस्टेंसी भी कम हो जाती है। तो इन सब के बावजूद जब इंटरव्यू मेथड को ऑब्जेक्टिव असेसमेंट टेक्निक्स के साथ यूज किया जाता है, तो ये पर्सनैलिटी असेसमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंडिस्पेंसेबल टूल बन जाता है। उसके बाद मेजर असेसमेंट मेथड्स के अलावा पर्सनैलिटी असेस करने के लिए कुछ और जो है सप्लीमेंट्री टेक्निक्स भी यूज की जाती हैं। कौन कौन सी? एक्सपीरियंस सैम्पलिंग मेथड्स, ESM। इसमें एक्सपीरियंस सैम्पलिंग मेथड में इंसान के डेली बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस को रैंडम या फिक्स टाइम पर रिकॉर्ड किया जाता है। एक्सपीरियंस सैम्पलिंग यानी जो जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको सैंपल कर रहे हैं। अक्सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू, जिससे डेली बिहेवियर पैटर्न समझ जाते हैं, उसके थ्रू ये रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद है बायोलॉजिकल मेजर्स। बायोलॉजिकल मेजर्स में पर्सनैलिटी को समझने के लिए ब्रेन एक्टिविटी जैसे PET स्कैन और हार्मोन लेवल को स्टडी किया जाता है, जैसे एग्रेशन से रिलेटेड हार्मोन्स कौन से हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है। रिसर्च जो है ये सजेस्ट करती है कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी पर्सनैलिटी ट्रेट से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आखिर में पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए एक ही मेथड परफेक्ट नहीं होता, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन जब अलग अलग मेथड्स को साथ में यूज़ किया जाता है तो इंसान के स्टेबल बिहेवियर पैटर्न्स और इंडिविजुअलिटी को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो एक ही मेथड काफ़ी नहीं है, सारे मेथड यूज़ करके, बहुत सारे मेथड यूज़ करेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 15, बिहेवियरल असेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मेरी मेल ID pxmonks@gmail.com पर मुझसे पूछ सकते हैं, और नोट्स चाहिए तो भी आप मेल करके मुझसे ले सकते हैं। और आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।